अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम आपके साथ नाइन्थ क्लास की बायो के साथ हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है डाइजेशन इन ह्यूमन का पार्ट नंबर 3। हमने स्टोमक तक डाइजेशन जो थी वो कंप्लीट कर लिया था, स्टडी कर लिया था और आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करना है। आज हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह खाने को डाइजेस्ट करती है, किस तरह पीसेस बनते हैं और किस तरह हम उसको बाहर रिमूव करते हैं। और आज ये इसका लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट पार्ट है और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को लाजमी शेयर करें। चलो बच्चों, हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की तरफ ले जाता हूँ। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब यहाँ से खाना यहाँ पे आ जाता है जिसको हम काइम कहते हैं, तो उसके साथ क्या क्या होता है, इसमें लीवर अपना काम परफॉर्म करता है, पेंक्रियाज करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट जो है वो जिजुनम होता है और थर्ड पार्ट जो है वो इलियम होता है। ये तीन हिस्से होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। हम हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सीकम कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम कोलन कहते हैं और थर्ड पार्ट को हम रेक्टम कहते हैं और उसके बाद फिर एनस आ जाती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, यानी कि रीडिंग करने वाले हैं। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट की, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये ड्यूडेनम है। तो वो कह रहा है कि ड्यूडेनम कंप्राइजेस ऑफ द फर्स्ट 10 इंचेस। ये 10 इंच की होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट जो है वो 25। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आपने इसको याद रखना है। और आगे कह रहा है एंड इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल, और ये एलिमेंट्री केनाल का हिस्सा है वेयर द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स। और ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जो वो ये भी अंडरलाइन कर ले। वो कह रहा है कि ये वो वाला हिस्सा है जहां पे डाइजेशन का अमल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। फूड इज फर्दर मिक्सिंग विद द थ्री डिफरेंट सिक्रेशन। यहाँ पे तीन डिफरेंट मिक्सचर जो सिक्रेशन है वो रिलीज होती है। फर्स्ट वाली हमारे पास आती है बाइल। हम एक एक की बात करेंगे। बाइल बाइल जो है बच्चों, ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, फिर हम इसकी रीडिंग की तरफ चलेंगे। ये लीवर है और ये लीवर की डक्ट है, इसको हम बाइल डक्ट कहते हैं। लीवर से एक जूस रिलीज होता है, उसको हम बाइल जूस कहते हैं या बाइल कहते हैं। वो जो बाइल है वो यहाँ से रिलीज होके इस डक्ट के जरिए यहाँ से आता है ड्यूडेनम पार्ट में। और जैसे ही काम यहाँ पे आता है तो पहला तो ये है कि बाइल जो है उसको मिक्सअप करता है उसके साथ। अब बाइल आगे इसका क्या काम करता है वो हम रीडिंग करके डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि बाइल हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड। ये लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है। इस प्रोसेस को, यानी कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। बाय कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम अनदर। जी, इसको आप राइटिंग में कर सकते हैं। इमल्सिफिकेशन का ये मतलब है कि जिसमें हम लिपिड के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अलग अलग कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये इमल्सिफिकेशन का मतलब। तो ये बाइल का आपको पता चल गया, जो कि लिवर जो है वो रिलीज करता है बाइल को और उसके साथ मिक्स करके उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है और उसके ड्रॉप्स को अलग अलग करता है। जो दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है ये पैंक्रियाटिक जूस। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ पैंक्रियाज कहाँ पे है। ये देखिए, ये पैंक्रियाज है और ये पैंक्रियाज जो है वो एक जूस को रिलीज करते हैं यहाँ पे और उस जूस को हम नाम देते हैं पैंक्रियाटिक जूस। अब ये जो है ये एक डक्ट है, एक नाली है, इसको हम नाम देते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो जब जूस रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस जब रिलीज होता है तो वो यहाँ से इस डक्ट में आता है। इस डक्ट से फिर यहाँ पे रिलीज होता है ड्यूडेनम पार्ट में यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये क्या काम करता है वो हम रीडिंग करके इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम पार्ट में। तो इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम पैंक्रियास कंटेन एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक जूस के पास एक एंजाइम होता है जो कि हमारे पास है ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लिपेज। ये तीन एंजाइम होते हैं इसके पास, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लिपेज। विद डाइजेस्ट प्रोटीन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है
अमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लिपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, रिस्पेक्टली। तो ये इन तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के नाम लिखे हुए हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है बच्चों आपने। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, और जबकि लिपेज जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। तो ये तीनों को, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी करता है और लिपिड्स को भी करता है। तो ये काम होता है पैंक्रियाटिक जूस का, जो कि ड्यूटेरम पार्ट में होता है। अब यहाँ पे जो तीसरा जूस रिलीज होता है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस, अब मैं आपको इंटेस्टाइनल जूस भी दिखा देता हूँ कि इंटेस्टाइनल जूस कहाँ पे होता है। या देखें, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती है ना, यहाँ इन दीवारों से भी एक जूस रिलीज होता है। ये जो दीवार है ना, इन दीवारों से एक जूस रिलीज होता है, और उस जूस को हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो तीन जूस आपने यहाँ पे पढ़ लिए। पहला बाइल जूस जो कि लिवर रिलीज करता है यहाँ से, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियाज रिलीज करते हैं यहाँ से, और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो रिलीज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब दीवार इसको रिलीज करती है, अब ये क्या काम करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, वो हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि वो क्या काम करता है। वो कह रहे हैं कि फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल कंटेन मैनी एंजाइम, इसके पास भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, जो कि मुकम्मल डाइजेशन करते हैं आप ऑल काइंड्स ऑफ फूड, हर किस्म की फूड की जो डाइजेशन वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल के जूस के पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि हर किस्म की जो डाइजेशन होती है उसको वो कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ड्यूडिनम। तो ये सारे पार्ट जो है वो ड्यूडिनम में काम जो है वो ड्यूडिनम के है। इसकी लेंथ आपने याद रखनी है। सबसे ज्यादा डाइजेशन का प्रोसेस यही भी होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें कौन कौन से जूस रिलीज होते हैं, 3 जूस यहाँ पे मेंशन किए गए, वो आपने याद रखने हैं। इनका फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम पर काम करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है जिजुनम। तो अगर मैं आपको जिजुनम दिखाऊं तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 से ये लाइन लगाई, यहाँ से लेके तो ये हमारे पास है जिजुनम, जो कि नंबर 2 है, और ये मेंशन है, ये जिजुनम है। तो इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या करता है जिजुनम। तो वो कह रहा है कि द नेक्स्ट टू जिजुनम 2.4 मीटर 2.4 मीटर लॉन्ग है जिजुनम। इट इज कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ऑफ ओवर पाइप। जी, वो कह रहा है कि जब ड्यूडिनम में से गुजर के ये यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आके क्या करते हैं कि जो बाकी की डाइजेशन रह जाती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है जिजुनम के में, ठीक है। और आपने इसकी लेंथ याद रखनी है 2.4 मीटर जिजुनम की, और उसमें किस किस की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की, और इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी के सारी यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो कि हमारे पास है इलियम, और इसकी जो लेंथ है वो है 3.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा होता है इलियम, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ये जो मैंने आपको पार्ट दिखा है ये इलियम पार्ट है, ये नंबर 3 है, और ये इसका आखिरी हिस्सा होता है। तो इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इलियम इट इज कंसर्न विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है कि जो वो फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको ये अब्जॉर्ब करता है। देयर आर सर्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ इलियम, दीज इनफोल्डिंग हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल्ली। इसको अंडरलाइन कर लें बच्चों, ये डेफिनेशन है सिंगुलर विलस। विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल एंड द हेल्प द लोट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। जी, ये इलियम है, और इलियम क्या करता है ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये विल्ली क्या होती है और ये कैसे काम करती है, ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए, जब हम इलियम का थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालते हैं हमें को ये चीज नजर आती है। तो ये विल्ली है। विल्ली जो है वो बहुत ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं, ये एक विलस है, ये दूसरा विलस, तीसरा विलस, चौथा विलस, चारों को कलेक्टिवली कॉल हम नाम देंगे विल्ली। अब इसका भी थोड़ा सा पार्ट अगर हम निकाल के देखेंगे तो ये माइक्रो विल्ली है ये यहाँ पे, और ये एक माइक्रो विल्ली है, और इसके इर्द गिर्द जो है ये ब्लड कैपिलरीज है, और इसके अंदर ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं लैक्टियल। ये लैक्टियल है जो कि चिकनाई की एक नाली होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फूड अब्जॉर्ब किया जाता है, अब्जॉर्प्शन होती है। तो जहाँ जब जैसे ही फूड यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है सबसे पहले ये बिल्ली में आता है, बिल्ली के बाद फिर ये माइक्रो बिल्ली में आता है, माइक्रो बिल्ली के बाद फिर यहाँ से ब्लड जो कैपिलरीज होती है उस फूड को ले लेती हैं, और उस फूड को लेने के बाद ब्लड जो है ना उसको उस फूड को
पूरी बॉडी में जो है ना वो पहुंचा देता है। तो ये काम करता है यहाँ पे। और लैक्टियल होती है, लैक्टियल जो है ये भी चिकनाई लेती है, तो खाने में चिकनाई होती है वो लैक्टियल ले लेता है, और बाकी का जो फूड होता है वो पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। फिर हर सेल्स तक पहुंचने के बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में से फिर हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सारा काम किया जाता है यहाँ पे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था जो उसने रीडिंग की थी इलियम और विल्ली की। विल्ली क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, ये विल्ली है और ये माइक्रो विल्ली है। इसके इर्द गिर्द ये ब्लड कैपिलरी होती है, और ब्लड कैपिलरी क्या करती है कि फूड को अब्जॉर्ब करने के बाद फिर पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे 3 पार्ट हो गए इसके। हमने ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम के 3 पार्ट पढ़ लिए हमने, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ईच विलस इज रिचली सप्लाई ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। वो कह रहे हैं हर एक जो विलस होता है उसके बाद ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, एंड वेसल लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम का भी जाल होता है। जो मैंने अभी आपको लैक्टियल दिखाया था वो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि चिकनाई का जो निजाम होता है उसको हम कहते हैं कॉल लैक्टियल्स, उसको हम लैक्टियल कहते हैं। या अंडरलाइन करने बच्चों, ये आपको बताना चाहिए। एक तो ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, दूसरा उसके पास क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लैक्टियल का जाल होता है। द वॉल ऑफ विलस इज ओनली सिंगल सेल थिक, इसकी जो दीवार होती है विलस की एक सेल जितनी पतली होती है, और इससे फिर ये होता है कि आसानी से जो गैसों का तबादला या फूड का जो मटीरियल का तबादला होता है वो इजीली हो जाता है। द डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, सिंपल शुगर एंड अमीनो एसिड आर अब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, वो क्या करते हैं कि वो इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब किए जाते हैं, और ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट इन द बिल्ली, बिल्ली के अंदर ऑलरेडी ब्लड कैपिलरी होती है वो ले लेती है। और आगे कह रहे हैं कि ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वो क्या करती हैं ब्लड कैरीज उसको, ब्लड उसको ले जाती है इंटेस्टाइन से उठा के हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए उसको कहाँ पे ले जाती है, लीवर की तरफ। गोज टू लीवर फ्रॉम द फिल्टरिंग, जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ चलती है। लीवर में इसलिए लेके जाती है ताकि उसको फिल्टर कर सके, उसको साफ कर सके। एंड टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड आर स्टोर्ड, ताकि उसको जब ये यहाँ से अब्सॉर्ब किया जाता है तो ये जो ब्लड है ये फूड को कहाँ पे लेके आता है, लीवर की तरफ लेके आता है। और लीवर क्या करता है, फिर लीवर उस फूड को डाइजेस्ट करता है और उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बनाता है, और वेस्ट मटेरियल को बनाने के बाद फिर उसको रिमूव भी करता है। तो ये काम करता है। कह रहे हैं लीवर रिक्वायर्ड फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल टुवर्ड द हेपाटिक वेन्स, जी वो कहते हैं हेपाटिक वेन्स के जरिए क्या करते हैं, ये कहाँ पे जाते हैं, लीवर की तरफ। और हेपाटिक वेन्स क्या करती है, फैटीज एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द लैक्टियल ऑफ विलस, लैक्टियल कैरीज द मेन हेपाटिक डक्ट वेयर द एंटर ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, जी वो कह रहा है कि जब इसको साफ किया जाता है, साफ करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दोबारा हेपाटिक वेन्स के लिए वहां पे इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है, और जो बाकी का मटेरियल होता है, जो हमारे खाने का मटेरियल होता है, एनर्जी का जरिया होता है, उसको हम क्या करते हैं कि लिम्फेटिक डक्ट में या दूसरा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देते हैं ताकि वो सारी की सारी बॉडी में पहुंच जाए, सेल्स को मिल जाए और सेल्स को इस एनर्जी हासिल हो सके। तो ये वो बताना चाह रहा था। तो ये बच्चों आपने पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छे से याद करना है। आपने यहाँ पे याद रखना है कि कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का नेटवर्क होता है, और हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से कहाँ ब्लड को लेके जाती है ये आपने याद रखना है, और इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कह रहा है कि अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द लाइन ऑफ द सीकम, यहाँ तक ये अंडरलाइन कर लें। एक अपेंडिक्स होती है जिसको हम कहते हैं, वो सीकम वाली जगह पे होती है। ये बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसको हम सीकम कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर मैं आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जैसे ही खाना यहाँ पे आता है तो इलियक स्फिंक्टर से को टच करता है तो ये ओपन होने के बाद फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है, फूड आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसका जो पहला पार्ट होता है ये सीकम, इस सीकम के पास यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता है, आपने अक्सर सुना भी होगा अपेंडिक्स के लिए बारे में। तो ये अपेंडिक्स होती है, और यहाँ पे क्या किया काम किया जाता है, वो कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू द इन्फेक्शन कॉजेज द सीवियर पेन। कहता है अगर इसकी इन्फ्लेमेशन यानी कि फूल जाए किसी वजह से तो इसको क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन होती है इसकी वजह से। द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव सर्जिकली, और कहते हैं जो अपेंडिक्स होता है उसको हम रिमूव करते हैं सर्जिकल यानी कि ऑपरेट करके इसको बाहर रिमूव करते हैं। इट में बस्ट, अगर ये फट जाए, इन्फ्लेमेशन ब्लड द अब्डोमेन, तो कहता है कि इसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कहाँ पे, ब्लड में फैल जाती है, मतलब ये फूल जाती है
इसके फूलने की वजह से ये होता है बच्चों, ये कैसे फूलती है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी या खाने में पानी की कमी होगी, तो वो खाना यहाँ से आगे मूव नहीं करेगा और इसके जो खाने के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही जमा होना शुरू हो जाएंगे कि ये अपेंडिक्स जो है वो फूल जाएगी, और फूलने की वजह से क्या होता है, काफी पेन होती है। इसको हम ये करते हैं कि इस हिस्से को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, इतना सा हिस्सा और इतना सा हिस्सा काट के हम बाहर फेंक देते हैं, बाकी यहाँ से और यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो कहते हैं कि अगर ये फर्ज किया कि अगर आप ऑपरेट नहीं करवाते, इसको रिमूव नहीं करवाते, तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि ये रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, और इसके फटने की वजह से इसका जितना भी मटेरियल होगा वो पेट के अंदर फैल जाएगा, जो कि जहर का बायस बन सकता है, जिसकी वजह से काफी पेचीदगियां पैदा हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको सर्जिकली रिमूव करवाना ज्यादा बेहतर होगा। अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन की तरफ। तो कह रहे हैं कि आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर बाइट हैव बीन अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, द रिमेन मैस एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कह रहे हैं कि बाकी का जो अब्सॉर्ब होने के बाद जो बाकी जगह हिस्सा बच जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, हैज 3 मेन पार्ट। नंबर 1 सीकम, ठीक है, पाउच डेट फॉर्म टी जंक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये आपने याद रखना है। कहते हैं ये जे शेप की होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के फौरन बाद जो स्टार्ट होती है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फॉर्म बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है और ये जे शेप की होती है, इसको हम कहते हैं सीकम। ये सीकम पार्ट है, ये पहला हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और आगे फिर वो कह रहा है कोलन, दूसरा हिस्सा कोलन कहलाता है, एंड तीसरा हिस्सा रेक्टम कहलाता है। तो कोलन और रेक्टम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास दूसरा हिस्सा है और ये वाला इसको हम कहते हैं कोलन, ये कोलन है। और ये हमारे पास तीसरा हिस्सा है और ये हम रेक्टम कहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट सीकम यहाँ तक, दूसरा पार्ट ये वाला कोलन, और तीसरा पार्ट यहाँ पे ये रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि फ्रॉम कोलन वाटर इज अब्सॉर्ब इनटू ब्लड। कोलन से पानी को अब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर। एज वाटर इज अब्सॉर्ब द सॉलिड रिमेन्स ऑफ द फूड इज कॉल्ड फीसिस। ये डेफिनेशन इसको अंडरलाइन कर लें। कहते हैं यहाँ पे कोलन में पानी को अब्सॉर्ब किया जाता है। अब जब पानी का अब्सॉर्ब हो जाएगा तो बाकी जो पीछे वेस्ट मटेरियल रह जाएगा, जो सॉलिड मटेरियल होगा, वो क्या कहलाएगा, वो फीसिस कहलाएगा। तो कहता है वाटर इज अब्सॉर्ब इनटू ब्लड, ब्लड में पानी को अब्सॉर्ब किया जाता है। एज वाटर अब्सॉर्ब, क्योंकि पानी अब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, और पीछे सॉलिड मटेरियल रह जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फीसिस का नाम देते हैं। अब ये जो फीसिस है ना, ये कहाँ पे स्टोर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। आमतौर पर जो फीसिस होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, स्लग्ड ऑफ द सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ सेल्स होते हैं जो वहां से उतरे होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वाटर होता है, आल्सो पार्ट ऑफ द फीसिस। ये भी सारे फीसिस का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ से लेके, ये फीसिस से लेके यहाँ तक आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फीसिस के मेन पार्ट हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती है वो बता रहे हैं। तो ये जो फीसिस होता है ना, ये फीसिस यहाँ पे आर्जी तौर पे रेक्टम में यहाँ पे आर्जी तौर पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे इलियम पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है तो सॉलिड मटेरियल आता है, सॉलिड मटेरियल यहाँ पे स्टोर हो जाता है, उसको हम फीसिस कहते हैं। तो उसके अंदर कुछ मटेरियल होते हैं और मरे हुए सेल्स होते हैं और उतरे हुए सेल्स होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के, और कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं। तो उसको हम आर्जी तौर पर यहाँ पे जो ना वो फीसिस के अंदर, रेक्टम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और ये आपको बेटा वो दिखाई गई है, विलस दिखाई गई है, लैक्टियल दिखाई गई है, जो मैंने आपको बनाई थी। ये देखिए, ये लैक्टियल है अंदर, ये ब्लड का पिल्ली का जाल है, और ये एक विलस है जो आपको शो की गई है, और ये किस तरह जैसों का पाला करती है वो सारा दिखाया गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि फीसिस आर टेम्पोरली स्टोर्ड इन रेक्टम। रेक्टम में फीसिस आर्जी तौर पर स्टोर किया जाएगा, which open out through anus। फिर वो जो कि एनस के जरिए बाहर ओपन होती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन when rectum is filled up with the feces, it give rise to the reflex and anus is open for defecation। कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जब ये भर जाती है रेक्टम, ये देखें ये रेक्टम है, और जब ये रेक्टम भर जाती है तो ये इसको स्टिमुलेट करती है एनस को। जब रेक्टम भर जाती है तो ये एनस को स्टिमुलेट करती है, और एनस नॉर्मल कंडीशन में ओपन होके और उसको बाहर निकाल देती है। और ये इसका ओपन होना ये हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन आर्जी तौर पे ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ज्यादा देर के लिए, कुछ वक्त के लिए। कह रहे हैं कि
अच्छा आगे कह रहा है दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियस इनहिबिटेड। ये जो रिफ्लेक्सेस होती है यानी कि इसका जो ओवन होता है वो कॉन्शियस होता है, यानी कि हमारे होशो हवास में होता है, ये हमारी मर्जी में होता है इन अडल्ट बड़ों में। बट इन्फेंट्स इज कंट्रोल इनवॉलंटरी, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इसको भी कंट्रोल करना नहीं सीखते, तो इसके कंट्रोल ना करने की वजह से बच्चे जो है वो बीच में ही जो है वो फीसिस कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनवॉलंटरी उनके अभी कंट्रोल में नहीं होता, वो अभी सीख नहीं पाते कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए बच्चे जो है ना वो वॉशरूम जाने की बजाय अंदर ही कर लेते हैं। आगे क्या है कि ड्यूरिंग ग्रोथ, जब इनकी ग्रोथ होती है चाइल्ड लर्न्स, तो बच्चा सीख जाता है टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्सेस अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। तो बच्चा इसको सीख जाता है कि इसको मैंने कैसे कंट्रोल करना है, और वैसे ही फिर वो इसको कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करने के बाद फिर क्या करता है कि सीख जाता है और फिर वो अपने कंट्रोल में रख लेता है उसको। तो ये बच्चों हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन था, और आगे हमारे पास है लोअर लिवर, जो कि हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें हमने आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम, उसमें क्या क्या कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, कैसे करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, सीकम, कोलन और रेक्टम, इसमें क्या क्या चीजें होती है वो हमने पढ़ा। थीसिस क्या होता है, कहाँ पे स्टोर होता है रेक्टम में, और ये एनस है, एनस को कॉन्शियस कंट्रोल अडल्ट में होता है जबकि बच्चों में इन्फेंट में नहीं होता, और इसका वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल सीख जाते हैं। तो ये हमारा जो डाइजेशन इन ह्यूमन है वो कंप्लीट हो गया, इसको आप याद कीजिएगा। और अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो ना आंसर लाजमी दूंगा। तो इंशाल्लाह बच्चों आज हमें इजाजत दीजिए, अगले टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।